आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज पिताजी का देहांत हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और इन 2 महीनों से उनकी इस राशन की दुकान को मैं ही संभाल रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से माँ की तबीयत भी अचानक से बिगड़ गई है। हम पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया हो। वैसे तो मैं अपनी दुकान रात 8 बजे तक बंद करता हूँ, मगर आज मौसम का मिजाज देखकर लग रहा है कि दुकान जल्दी ही बंद करनी पड़ेगी। वैसे भी अच्छा ही होगा, घर जाकर थोड़ी देर माँ के पास बैठूंगा। यही सोचकर शाम के लगभग 6 बजे तक ही दुकान बंद करके मैं घर की तरफ चल पड़ा। आसमान पूरी तरह से काले बादलों के चपेट में था। किसी भी पल बारिश आ सकती थी। ये सोचकर अभी मैं तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से काफी तेज बारिश आ गई। दुकान से मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था। मैं तेजी से दौड़ते हुए थोड़ा भागम भाग करके घर पहुंच गया। घर का दरवाजा खोलकर मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो माँ करहा रही थी। मैं तेजी से उनके पास गया तो पाया कि उनको काफी तेज बुखार है। उस जला देने वाली गर्मी में भी माँ ने कंबल डाल रखा था। तभी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तू आ गया, एक काम करती हूँ, खाना बना देती हूँ, रुक। इस पर मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं है माँ, आप आराम कीजिए, मैं वैद्य जी के पास से आता हूँ आपकी दवा लेकर। इस पर माँ ने कहा, इस बारिश में तू कहाँ जाएगा, रहने दे। माँ ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं नहीं माना। इस हालत में माँ को अकेले छोड़कर जाना भी सही नहीं था, जिस वजह से मैंने बगल वाली एक चाची को माँ के पास बैठने को कहा और छाता लेकर उस तूफान के बीच ही चल पड़ा वैद्य जी के घर की ओर। वैद्य जी का घर बगल के गांव मालापुर में था। हालांकि अगर सीधे रास्ते से पैदल जाऊंगा तो काफी समय लगेगा, तो मैंने पानी के रास्ते नाव से जाने का तय किया। लिहाजा मैं नदी के घाट की ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं नदी के तट पर पहुंचा, जहां मुझे सिर्फ एक ही नाव नजर आ रही थी और वहीं पास ही में एक टीन के छत के नीचे किशोर काका बैठे हुए थे। मैं समझ गया कि ये नाव किशोर काका की है। मैं चलकर उनके पास गया और बोला, काका मालापुर गांव जाना है, वैद्य जी के यहाँ, माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो इस पर काका बोले, पर बेटा मौसम तो देखो, ऐसे नाव लेकर पानी में नहीं उतर सकते हैं, तुम रास्ते से क्यों नहीं गए। इस पर मैंने कहा, रास्ते से काफी समय लग जाएगा काका, वो बिजूका जंगल वाले रास्ते से जाऊं क्या। इस पर किशोर काका का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और उन्होंने कपकपाती आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं, दिन होता तो कुछ और बात थी, अब रात होने वाली है, उस रास्ते से जाना ठीक नहीं है, तुम सीधे रास्ते से जाओ। किशोर काका की बात पर मैंने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया। गांव वाले क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं इन सब बातों पर विश्वास करता हूँ। लिहाजा मैं बिजूका जंगल वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब तक पूरी तरह से रात हो चुकी थी, मगर बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। वो ज्यों की त्यों ही बरसे जा रही थी। हालांकि मैंने छाता लिया हुआ था, मगर बारिश इतनी तेज थी कि छाता भी मुझे बारिश से बचा नहीं पा रहा था। जैसे बारिश ने मुझे रास्ते में मुसीबत डालने की कसम खा ली हो। मेरे अलावा रास्ते पर और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा रास्ता ऐसे वीरान पड़ा था जैसे कोई कब्रिस्तान हो, मगर मुझे डर वर नहीं लगता था। मैं अपनी ही धुन में आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद ही मैं उस बिजूका जंगल वाले रास्ते पर आ पहुंचा। उस रास्ते के एक तरफ
घना जंगल था और दूसरी तरफ खुला मैदान जिसका अंत नजर ही नहीं आ रहा था। रास्ते पर लाइट की कोई सुविधा नहीं थी क्योंकि उस जमाने में गांव देहातों में बिजली नहीं आई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर निकला था, वरना पता नहीं क्या होता। खैर, मैं तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे जमीन पर कोई लाठी बजा रहा हो। पर यहां तो मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। फिर ये आवाज कहां से आ रही है? मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा और मैं आगे बढ़ता रहा, पर नहीं, ऐसा नहीं था। वो आवाज सही में आ रही थी और मेरे पीछे की ओर से आ रही थी। मैं तुरंत पीछे पलटा, मगर पीछे कुछ भी नहीं था, ना कोई लकड़ी और ना ही कोई आदमी। मजबूरन मुझे उस आवाज को अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ना ही पड़ा। अभी मैं आगे की तरफ चल ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे फिर वही आवाज आई, जैसे कोई रास्ते पर लकड़ी बजा रहा हो। इस बार मैं बिना देरी किए पीछे पलटा तो पीछे का नजारा देख मैं दंग रह गया। दरअसल ठीक पीछे रास्ते के किनारे पर एक बिजूका खड़ा था। बिजूका जो खेतों में पशु पक्षियों को डराने के लिए पुतला होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये पुतला यहाँ रास्ते पर क्यों है, और जहां तक मुझे याद है थोड़ी देर पहले तक तो ये पुतला यहाँ पर नहीं था। फिर ये यहाँ आया कैसे? लकड़ी के पुतले में तो जान भी नहीं होती जो चलकर आ जाए। मगर फिर मैंने सोचा कि शायद ये पुतला यहीं पर होगा, मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। ये सोचकर मैं वापस से आगे बढ़ने लगा। रात हर पल गहराती ही जा रही थी, मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं छाता लेकर तेजी से आगे बढ़ता रहा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फिर से मेरे कानों में उसी तरह की आवाज आने लगी, जैसे कोई जमीन पर लकड़ी पटक रहा हो। मैं अब काफी तंग आ चुका था कि आखिर ये आवाज है किस चीज की। मैं थोड़ा गुस्सा होते हुए ही पीछे पलटा तो पाया कि पीछे वही बिजूका खड़ा है। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं तो उस बिजूका को काफी पीछे ही छोड़ आया था, फिर यही यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं मुझे अब थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। गांव वालों की बातें सच होती नजर आ रही थी, मगर फिर भी मैं डरा नहीं। मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा। थोड़ा आगे बढ़ते ही मैं वापस पीछे पलटा तो फिर वही वो बिजूका मेरे और भी करीब आ चुका था। मुझे अब पूरा विश्वास हो गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है। अभी मैं वहां खड़ा उस बिजूका को देख ही रहा था कि तभी अचानक से आवाज आई, तुझे पता नहीं इस रास्ते पर कोई नहीं आता तो क्यों आया? आवाज उस बिजूका में से ही आ रही थी। खैर, उस बिजूका की आंखें अब लाल चमक रही थी। मुझे समझ आ गया कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। मैं वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ा, मगर तभी मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। वो बिजूका अपने आप ही मेरी ओर आ रहा था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करूं। जोर जोर से उस बिजूका में से हंसने की आवाज आ रही थी। मैं अपने आप को तकरीबन मरा हुआ मान ही चुका था। अभी मैं जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन ही रहा था कि तभी सामने से मुझे किशोर काका चलकर मेरी ओर आते दिखे। उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी और एक जली हुई लकड़ी थी। जैसे जैसे किशोर काका चलकर मेरी ओर आ रहे थे, वो बिजूका वहां से दूर खुले मैदान की तरफ खिसकता जा रहा था। किशोर काका जब तक चलकर मेरे पास आए तब तक वो बिजूका जा चुका था। तभी मैंने किशोर काका से पूछा, काका आप यहाँ पर? इस पर काका ने कहा, मैं समझ गया था कि तुम नहीं मानोगे।
इसलिए मैं जली हुई लकड़ी और कुल्हाड़ी लेकर तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि इन सब से बिजूका डरता है। इस पर मैंने कहा, पर काका ये सब था क्या? इस पर काका बोले, बहुत लंबी कहानी है। पहले यह खुला मैदान खेत हुआ करता था। इस खेत में फसल चोरी करता हुआ एक चोर पकड़ा गया था। उस चोर को लोगों ने बिजूका के साथ बांधकर जिंदा जला दिया। तब से ये सब होता आ रहा है। उस रात किशोरी काका के चलते मेरी जान बच गई और मैं वैद्य जी के पास से दवा लेकर घर चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।